मेरा नाम नैना है और मेरी कहानी कुछ ऐसी है जो शायद किसी मूवी में हो तो लोग बोलें कि ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। मेरी जिंदगी मूवी तो नहीं थी, एक हकीकत थी, कड़वी, खाली हाथ और सब्र से लिपटी हुई। हम 5 बहनें थीं, न कोई भाई था न कोई रिश्तेदार, सिर्फ हमारा एक छोटा सा घर था और हमारे पिताजी थे, एक मेहनती मजदूर जो सुबह निकलते तो शाम को पसीने में भीगे हुए घर आते थे। माँ बहुत जल्दी ही हमें छोड़कर चली गई थी। तब से ही पिताजी माँ और पिता दोनों बन गए थे। लेकिन एक अकेला क्या सब कुछ संभाल सकता है? हमारा बचपन सपनों के बिना गुजरा था। सपने जो अक्सर लड़कियां अपनी शादियों के बारे में देखती हैं। बड़ा घर, महंगे कपड़े, गाड़ी और पति की मोहब्बत। हमें तो ये सब किस्से लगते थे। जब कभी मोहल्ले में किसी लड़की की शादी होती तो हम चुपचाप दरवाजे से झांकते थे। देखते थे कि सजी हुई कार, बुलंद आवाज में गूंजते हुए गाने, हंसती हुई लड़कियां, सब एक लम्हे को सपना लगता था। अगले ही पल में एहसास होता था कि ये सपना हमारे भाग्य में नहीं। मेरी बड़ी बहनों की एक एक करके शादी हो गई थी, बिना दहेज के, बिना किसी खास रिश्ते के, बस जैसे तैसे। जहाँ कोई हाँ करे वहीं विदाई हो गई। एक दिन मेरी बड़ी दीदी कहने लगी, पिताजी, नैना के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना, वो हम सब से बहुत अलग है। पिताजी ने थके हुए शब्दों में कहा कि बेटी, गरीब के भाग्य में अच्छे रिश्ते कहाँ होते हैं। अमीर लोग 2 कमरों का फर्नीचर और जेवर मांगते हैं। नैना भी तुम लोगों की तरह ही किसी छोटे घर में जाएगी। बस प्रार्थना करो कि उसका पति अच्छा मिल जाए। मैं खामोश बैठी सब सुनती रही। न किसी सपने की चाहत की, न कोई राजकुमारी बनने की। बस इतना जानती थी कि जो पिताजी कहेंगे वही मेरी किस्मत होगी। हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, वो भी सिर्फ इसीलिए। पिताजी कहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाएगा। हमारे घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। बड़ी बहन के ससुराल वाले हमेशा उसे ताने दिया करते थे। दूसरी बहन की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसका पति काम छोड़कर घर में बैठ गया। पिताजी का चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा होने लगा था। फिर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। बड़ी दीदी के ससुराल वाले आए और हमारे घर के छोटे कमरे में मीटिंग हुई। दीदी ने आकर इतना बताया कि चिराग का रिश्ता आया है। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी कौन चिराग? तो दीदी कहने लगी कि मेरे ससुराल के रिश्तेदार हैं, शरीफ लोग हैं, 2 भाई 4 बहनें हैं, माँ अकेली है। पिता बचपन में गुजर गए थे, लेकिन लड़का खुद कमाता है। पिताजी ने खुद सब सुना हुआ है। पिताजी की आंखों में झिझक थी, जो हर पिता की आंखों में उस समय होती है जब वो अपनी बेटी की किस्मत किसी और के हाथ में देने वाले होते हैं। पिताजी ने दीदी से हल्की आवाज में कहा कि लड़के वालों ने क्या मांगा है। दीदी कहने लगी कि कुछ भी नहीं, बस कह रहे थे कि लड़की घरेलू और संस्कारी होनी चाहिए और उन्हें हमारी नैना पसंद आ गई है। ये सुनकर मेरी बहनों के चेहरे खिल उठे थे, जैसे बरसों बाद किसी ने हमें इंसान समझा हो। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना पूछा कि वो कैसा है और क्या करता है, कहाँ रहता है। हमने पिताजी की आंखों में पहली बार जो सुकून की झलक देखी थी, वो मेरे लिए काफी थी। अगली सुबह पिताजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैंने हाँ कर दी है। चिराग अच्छा लड़का है, अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखता है, जिम्मेदार है। नैना का भाग्य अच्छा है, ऊपर वाले ने इतना अच्छा रिश्ता बिना मांगे ही दे दिया। दीदी कहने लगी कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे क्या पता कि इस अच्छाई में एक परीक्षा छुपी हुई थी। वो परीक्षा जिसकी शुरुआत तो उसी दिन हुई थी, लेकिन अंजाम बरसों बाद मिला। शादी का दिन सिंपल तरीके से गुजर गया। सिर्फ कुछ करीब के रिश्तेदार थे, बस उनकी मौजूदगी में ही मेरी शादी हो गई। मुझे खुशी भी थी और अजीब सा सुकून भी, जैसे जो होना था हो गया, बस जो सामने आएगा उसे निभाना है। चिराग पहली बार मेरे सामने बैठा तो लगा जैसे वो मुझे नहीं, मेरी आंखों में छुपे हुए सवालों को देख रहे हों। शादी की पहली रात जब सब लोग सो चुके थे, तब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। वो करीब आकर बैठ गए थे। फिर धीरे से कहने लगे, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिता मेरे बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। माँ ने हमें जैसे तैसे पाला था, तब से ही मैं सबका सहारा हूँ। मैंने सर झुका लिया। वो बोलते रहे, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। हमारे घर में बहुत सी कमी है, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी को खाली न लौटाऊं। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा साथ दोगी तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। एक बात और, अलग घर या किसी चीज की फरमाइश मत करना। जो कुछ है उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करना। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी। न कोई शिकायत की, न कोई दिखावे की बात थी, सिर्फ सच था जो अक्सर शादियां छुपा लेती हैं। मैंने कहा कि आपने मुझे साफ साफ सब कुछ बता दिया है। मैं भी वादा करती हूँ कि आपकी हर बात का साथ दूंगी।
मैंने फैसला कर लिया कि शिकायत नहीं करनी, बस चलते रहना है। शादी के कुछ दिनों बाद से ही बहुत कुछ सीखने को मिला था। चिराग की 4 बहनें थीं, सबका बिहेवियर अलग-अलग था। मेरी सास हर बात पर एडवाइस देती थी और अक्सर मुझे ये महसूस करवाया करती थी कि ये उनका घर है। मैं खामोश रहती थी, बस घर के काम सीखती थी, दिल में किसी बात को जगह नहीं देती थी। चिराग सुबह को काम पर जाते थे, शाम को वापस आते थे, लेकिन हर बार बहनों की छोटी-छोटी फरमाइशों पर मुस्कुराकर सर हिला दिया करते थे। एक रात जब सब सो चुके थे, चिराग ने मुझे बुलाया। कमरे में बैठे तो उन्होंने अचानक कहा, मैं ओमान में काम करने के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा कि कब? उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में, एक जानने वाले के जरिए काम मिला है, महीने के अच्छे पैसे मिलेंगे, वहां से पैसे भेजता रहूंगा। मैंने कहा, तो तीनों बहनों की शादी का इंतजाम हो जाएगा क्या इतनी जल्दी? उन्होंने कहा कि हाँ, मौका अच्छा है, हाथ से नहीं जाने देना। यहाँ मसूरी से कुछ नहीं बचता, माँ को भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, तुम्हें भी कुछ भेज दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। ये मेरी शादी का पहला महीना था और मेरा पति मुझसे हजारों मील दूर जाने की तैयारी कर रहा था। उनकी आंखों में मकसद था कि वो रुकने वाले नहीं थे। अगले दिन मुझे बाजार ले गए, मेरे लिए कपड़े खरीदे, चप्पल खरीदी और एक छोटा सा हैंड बैग भी। कहने लगे, ये लो, जाने से पहले तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मैंने उनको धन्यवाद कहा। एक हफ्ता गुजर गया तो उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। वीजा, पासपोर्ट, टिकट सब कुछ तेज रफ्तार से पूरे हो गए थे। जाने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे कहा, अगर कभी देर से फोन उठाऊं या कई दिनों तक बात न हो तो परेशान मत होना, वहाँ काम सख्त है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने कहा ठीक है, और मैं सब्र नहीं छोड़ूंगी। हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि बस इतना ही चाहिए था। अगली सुबह वो चले गए थे। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उनको हाथ हिला रही थी और दिल में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दिन अब सच में बदलने वाले हैं। कैसे? ये वक्त ने बताना था। चिराग के जाने के बाद घर में जैसे सब कुछ अपनी जगह पर रुक सा गया था। हमारा कमरा, जहां हम कुछ हफ्तों पहले एक साथ रहते थे, अब खाली खाली सा लगता था। उनके बिस्तर वैसे ही थे। मेरी सास अक्सर ताने देती थी कि तुम्हारा पति बाहर गया है, कोई राजकुमार थोड़ी है। चिराग ने वहां पहुंचते ही फोन किया था। कुछ थके थके से लग रहे थे, लेकिन आवाज में वही हौसला था। उन्होंने बताया कि अभी रहने की जगह छोटी है, साथ में 2-4 लोग और हैं, लेकिन काम ठीक है, कुछ दिनों में पैसे भेज दूंगा। एक हफ्ते बाद मेरी सास ने घर में ऐलान किया कि चिराग ने कुछ रकम भेजी है, तो उनकी बहनें भी जमा हो गईं। मैं बर्तन धो रही थी, किसी ने मुझे बुलाया भी नहीं। शाम को जब सब खाने पर बैठे तो मैंने हल्की आवाज में कहा कि माँ जी, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ जरूरी सामान लेना है। मेरी सास ने मुझे तेज नजर से देखा और कहने लगी, जो खा रही हो वो कम है क्या? घर का खर्चा हम सब उठा रहे हैं, बाहर से जो आता है वो सबके लिए है, तुम्हारे अपने खर्चे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खामोश हो गई थी, न अब जवाब दिया न किसी से कोई शिकायत की। रात को चिराग से बात हुई तो वो कहने लगे, मैंने माँ को कहा है कि तुम्हें कुछ पैसे अलग से दे दिया करें। मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी से मांगने की आदत नहीं, जो मिलता है वो काफी है। उसके बाद पैसे आते रहे, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने में। मेरी मौजूदगी अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती थी। नंदे आपस में घूमने की प्लानिंग किया करती थी, नए कपड़ों के डिजाइन देखती थी और मेरी सास एक एक चीज पर उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। मैं बस घर के काम करती थी और अपने कमरे में आकर सूजन वाले पैर दबाने लगती थी। कभी कभी चिराग से शिकायत करने का मन करता था, लेकिन वो फोन पर थके थके से लगते थे। एक बार कहने लगे कि आज 6 घंटे खुले आसमान के नीचे काम किया है, गर्दन तक दर्द कर रही है, लेकिन पैसे पूरे देने के वादे के बिना काम नहीं मिलता। ये मैं सुनकर खामोश हो गई थी। खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि कुछ कहना भी शायद मेरी गलती होगी। एक दिन घर में हलचल मच गई। सुबह से ही मेहमान आ रहे थे। मेरी सास और नंदे खुशी खुशी घूम रही थी। मैंने कोने से सुना, तीनों बहनों के रिश्ते एक साथ हो गए। मुझे हैरानी हुई, इतनी बड़ी बात, और मुझे बाद में पता चली। मेरी सास कहने लगी कि हमें अपनी किस्मत पर बड़ा नाज है। मेरी तीनों बेटियां एक साथ विदा होंगी और सब कुछ मेरे बेटे के भेजे गए पैसों से होगा। 3 शादियां एक साथ, मतलब बहुत बड़ा खर्चा, कपड़े, दहेज और बारात का खाना, सब क्या मेरा पति अकेले ही करेगा? कुछ दिन बाद जब चिराग से बात हुई तो उन्होंने खुद बताया कि शायद मैं 3 महीने और रुकूंगा। एक कंपनी में डबल टाइम का मौका है, सैलरी भी ज्यादा होगी, तीनों बहनों के लिए हर चीज अच्छी लेनी है। मैंने कहा, वहां अकेले मत रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। तो उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन मेरी सास मुझे कपड़ों की एक लिस्ट थमाकर कहने लगी,
तुम बाजार जाओ, ये दहेज देख आओ, दुल्हनों के लिए है। सारा अच्छा सामान होना चाहिए, पैसों की फिक्र मत करना। मैं खामोशी से बाजार चली गई थी। कपड़े देखे, सामान खरीदा और वापस आकर सब कुछ बता दिया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि तुमने अपने लिए कुछ पसंद किया, कुछ देखा। मैं आकर काम में लग गई थी। सारे इंतजाम किए। मेरे पति ने फोन पर कहा कि शादियों के बाद तुम्हारे लिए कुछ जरूर लेकर आऊंगा। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद ही काफी है। शादियों की तारीख करीब आ रही थी। घर के अंदर हर समय कुछ न कुछ हो रहा था। कहीं दर्जी कपड़ों का नाप ले रहा था, कहीं खाना बनाने वाले बावर्ची खाने के अंदाज लगा रहा था, और कहीं नंदे अपने लिए मैचिंग ज्वेलरी पसंद कर रही थी। चिराग की तरफ से भी रोज फोन आता था, माँ को याद दिलाना कि बर्तनों का ऑर्डर टाइम पर देना और सारे काम टाइम पर करना। चिराग लेकिन खुद मौजूद नहीं थे। बस उनकी मेहनत, उनके भेजे गए पैसे और उनकी एडवाइस घर के हर कोने में महसूस होती थी। एक दिन नंद ने कहा कि भैया ने मेरी पसंद के सेवक के लिए अलग पैसे भेजे हैं, अभी बुक करके आती हूँ। सास ने गर्व से सर हिला दिया, कहने लगी कि मेरा बेटा किसी चीज में कमी नहीं आने देगा। मैं चुपचाप बैठी थी, एक गिलास में चाय डाल रही थी। किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम तो कुछ लेना नहीं चाहती। उसी दिन चिराग का फोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ हिसाब किताब जोड़ा है जो गड़बड़ हो गया है। लगता है कि पैसे कम पड़ जाएंगे। 2 दिन में पता करके बताता हूँ। 2 नहीं 3 दिन बाद फोन आया। आवाज में अजीब सी थकन थी। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोन लिया है, यहाँ अभी टाइम पर वापस करना होगा। शादियों का समय करीब है, चीजें अभी बाकी हैं। मैंने धीरे से कहा कि इतना बोझ मत लो, तुम्हारे शरीर का भी अपना हक है। चिराग ने कहा कि बस ये दिन निकल जाए, उसके बाद आराम कर लूंगा। शॉपिंग अब हद से ज्यादा बाहर निकलने लगी थी। दूसरे गांव के मेहमानों को भी बुलाया जा रहा था। बारात के खाने के लिए 3 अलग-अलग लिस्ट बन रही थी। बावर्ची खाना बना रहा था। मेरी सास ने कहा कि शादी का खाना अलग होना चाहिए, सभी लोग याद रखें। एक दिन जब टेंट के बर्तन आए, उनके हिसाब का रजिस्टर भी था। मैंने पास से देखा तो सब कुछ चिराग के नाम पर लिखा हुआ था। हर चीज की कीमत, हर दिन का खर्च। रजिस्टर के आखिर में लोन की डिटेल भी लिखी हुई थी। 2 जगहों से लोन लिया गया था, वो भी ओमान से। मैंने चुपके से मोबाइल में नंबरों को सेव कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात को चिराग का फोन आया। उन्होंने कहा कि कमर सीधी करने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह में काम, शाम में भी सामान की खरीदारी और फिर बहनों की फरमाइश, सब कुछ हो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैंने हल्की आवाज में पूछा, और तुम? वो खामोश रहे, फिर धीरे से कहने लगे कि मेरी खुशी उनकी खुशी में है। प्रार्थना करो कि जल्दी से लोन उतर जाए। फोन बंद हुआ तो मैंने अलमारी खोली। शादी की पहली रात मेरे पति से जो मुझे सोने का सेट मिला था, वो वैसे ही बॉक्स में रखा हुआ था, कभी पहना भी नहीं था। मैंने धीरे से उसे हाथ में लिया, वजन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। अगले दिन उसे साथ लेकर बाजार चली गई। दुकानदार ने वजन की कीमत बताई, मैंने उसे बेच दिया। पैसे हाथ में आए तो अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। शाम को घर आकर मैंने चिराग को फोन करके बताया कि तुम्हारा एक लोन खत्म कर दिया है। वो चौंक गए और कहने लगे, क्या मतलब? मैंने कहा, आपने जो मुझे मुंह दिखाई पर साइड दिया था, वो मैंने बेच दिया, इसीलिए एक उधार खत्म हो गया। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये मुझे करना था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कुछ पल बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे और बहुत दे। उसी रात शादी के लिए तैयार ज्वेलरी आ गई थी। नंदी एक एक करके बॉक्स खोल रही थी, हर हंसी जैसे सब कुछ एक मूवी के नजारे की तरह हो। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। अचानक छोटी नंद ने कहा कि भैया से कह देना, कल तक गाड़ी का बंदोबस्त भी हो जाए। मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि बारात गाड़ियों की लाइन से आए। सास कहने लगी, मैं खुद बात करती हूँ चिराग से, वो इनकार नहीं करेगा। मैंने वो लम्हा भी खामोशी से गुजार दिया था। चिराग की मेहनत, उनके शरीर की धड़कन और बहनों की फरमाइश, सब मेरे अंदर एक हल्की सी जंग छेड़ती जा रही थी। शादियों की तैयारी पूरी हो गई। 3 दिन के अंदर 3 बारातें आईं। हर बारात में खुशी, शौर, तोहफे, खाने और मेरे पति का पैसा शामिल था। लेकिन वो खुद इनमें से किसी भी बारात में नहीं थे। जब उनकी तीनों बहनें विदा हो गईं और घर के कमरे खाली हो गए, तो सास ने कहा कि सब कुछ ठीक से हो गया, किसी चीज की कमी नहीं हुई। चिराग ने भाई होने का हक अदा किया है। मैंने दिल में कहा कि मेरे पति होने का हक भी उसने निभाया है, बस किसी ने देखा नहीं। शादियों की रौनक खत्म हो गई तो घर एकदम सूना हो गया था। उसी दौरान एक रात मेरे शरीर में अजब सी थकन महसूस हुई। पहले लगा बस थोड़ी सी कमजोरी का असर है, लेकिन अगले दिन तेज बुखार ने मुझे बिस्तर से लगा दिया था। शरीर टूट रहा था, सर भारी हो गया था और कमर में ऐसा दर्द था
कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। शाम होते होते गुर्दे की एक तरफ जलन सी महसूस होने लगी थी। सास कमरे में आई। मैंने हिम्मत करके कहा कि माँ जी, दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। शायद गुर्दे में दर्द हो रहा है और बुखार भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई फिजूल की बात सुन ली हो। कहने लगी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तुम्हें दवाई लेनी है तो चिराग से कह दो, वो पैसे भेज देगा तो दवाई ले लेना। यहाँ किसी के पैसे की जिम्मेदार नहीं हूं मैं चुप हो गई थी। शरीर बुखार से तप रहा था और दिल में एक अलग आग जल रही थी। अगले 2 दिन उसी हालत में गुजरे। न दवाई मिली, न किसी ने पानी का गिलास ला कर दिया। मेरी नंदी जब मायके आई तो टीवी के सामने बैठी रही थी और मैं बिस्तर पर करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। चिराग का फोन आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, सब ठीक तो है ना? मैंने हल्की आवाज़ में मुस्कुराकर कहा कि बस मौसम बदल रहा है, शायद इसी वजह से तबीयत थोड़ी खराब हो गई। तुम फिक्र मत करो, सब संभाल लूंगी। चिराग की सांसें भारी हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ दिन काम पर नहीं जा सका, बहुत थकन महसूस हो रही थी, लेकिन कर्ज चुकाने हैं, पैसे देने ही होंगे। मैंने जवाब दिया कि मैं प्रार्थना करती हूँ तुम हमेशा सलामत रहो, बाकी सब तो चलता रहेगा। फोन बंद हुआ तो आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन बुखार की तपिश ने उन्हें सुखा दिया था। दूसरे दिन शरीर का दर्द जैसे इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। मैंने फिर हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि माँ जी, अगर दवाई ला दो तो शायद मेरा बुखार कम हो जाएगा। उन्होंने नाक चढ़ाकर कहा कि मेरी बेटियों की शादी के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी किसी बेकार दवाई पर लगा दूं। मुझे चिराग ने जिम्मेदारी दी है पैसे संभालने की, वो पैसे तुम्हारे लिए नहीं आए। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और लेट गई। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, बस पानी से गुजारा चल रहा था। उस दिन दोपहर को सबसे छोटी नंद अवनी की दोस्त आई। हंसती हुई कहने लगी कि तुम्हारे भैया ने 3 बहनों की शादी एक साथ करके कमाल कर दिया है। कोई तकलीफ तो नहीं हुई शादियों में? अवनी ने हंसकर जवाब दिया कि हमें क्यों कोई तकलीफ होगी, सब काम उन्होंने खुद संभाल लिए। भाभी तो बस सब देखती रहीं जैसे कोई मेहमान हो। दोपहर के बाद जब मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैंने चुपके से चिराग को मैसेज किया कि 2-3 दिन से दवाई नहीं ली है। माँ जी कहती हैं कि पैसे नहीं हैं, अगर पॉसिबल हो तो कुछ पैसे भेज देना, वरना मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। 1 घंटे बाद चिराग का फोन आया। वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें इतना बुखार है और किसी ने दवाई नहीं दी? रुको, मैं अभी कुछ पैसे भेजता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही माँ से कहा था कि तुम्हें हर महीने खर्च दिया करें। मैंने कहा बस 2 दिन निकल गए, मेरी तबीयत बेहतर है, अब तुम खुद परेशान मत हो। मैंने कहा सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी होती है, तुम्हारे कंधों पर सब कुछ है। उनकी आवाज़ में अफसोस महसूस हुआ था। उन्होंने कहा मैंने सोचा कभी तुम्हें तंगी महसूस नहीं होने दूंगा, लेकिन हालात मेरे काबू से बाहर जा रहे हैं। उसी शाम घर में सब लोग बैठे हुए थे। मेरी सास ने अचानक ऊंची आवाज़ में कहा कि सबको बता दो, जो पैसे चिराग भेजता है वो मेरे हाथ में है। कोई बहू या कोई बाहर वाली उस पर दावा ना करे, वो मेरे बेटे के पैसे हैं, मेरे घर के लिए आते हैं। मैंने चुपचाप उनके कहे हुए शब्द सुने थे और अंदर चली गई थी। दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। शायद पहली बार दिल में एहसास हुआ था कि मेरे होने या ना होने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादियों के 2 हफ्ते बाद ही सबसे छोटी नंद अवनी का रिश्ता भी तय हो गया था। ये सब कुछ इस कदर जल्दी हुआ था कि घर में एक बार फिर से तैयारी की गूंज सुनाई देने लगी थी। चिराग ने उमान से बताया था कि अब वो वापसी की तैयारी कर रहा है। काम की ज्यादती, शरीर की थकन और अधूरे कर्ज की आवाज, वो रुके नहीं थे। कहने लगे बस अवनी की शादी भी अच्छी तरह से हो जाए, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, शायद कुछ दिन आराम मिल जाएगा। मैं जानती थी कि आराम उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। वहां उनका शरीर जख्मी होना शुरू हो गया था। कभी हाथों पर छाले पड़ जाते थे, कभी पैर सूज जाते थे, लेकिन दवाई लेने से इनकार कर दिया करते थे। कहते थे कि ये तो मामूली बात है, खुद ही ठीक हो जाएगा। वापसी से 1 दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि मैं आ रहा हूँ। मैंने दिल में कई बातें इकट्ठी कर ली थी, मगर सिर्फ इतना लिखा था कि मैं इंतजार करूंगी। मेरा पति वापस आया तो वो नहीं था जो यहाँ से गया था। रंग दब चुका था, चेहरे पर छोटे छोटे जख्म थे और हाथों की खाल छिल चुकी थी। मैंने दरवाजे पर देखा, वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कुराहट थकी हुई थी। सब तैयारी पूरी हो गई है, ये उनका पहला शब्द था। उन्होंने अपने जख्मों का जिक्र तक नहीं किया था। मैं कमरे में काम कर रही थी। कुछ दिन बाद मेरे पति अंदर आए। वो बहुत ही परेशान लग रहे थे। अंदर आते ही सोफे पर बैठ गए। मैंने पूछा क्या हुआ है?
उन्होंने कहा कि गाड़ी चाहिए बारात के लिए, ससुराल वाले मांग रहे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी सेहत कितनी कमजोर हो गई है, तुमने डॉक्टर को दिखाया या अभी टाइम नहीं? उन्होंने कहा कि पहले ही शादी पूरी हो जाए, फिर देख लूंगा। अगले दिन सुबह को बाजार गए, शाम को लौटे तो हाथ में गाड़ी की बुकिंग की रसीद थी। मैंने देखा उनके चेहरे पर थकान और आंखों में बोझ था। मैंने कहा, आपने लोन लिया है? उन्होंने कहा कि हाँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन बहन की इज्जत का सवाल है, इनकार नहीं कर सका। रात को मेरी सास और छोटी नंद बैठी हुई थी। नंद खुशी से कहने लगी कि पता है, जब मैंने भैया से कहा था कि मुझे गाड़ी चाहिए तो वो एक पल को खामोश हो गए थे। अगर मेरे पिताजी होते ना तो शायद बिना मांगे ही सब कुछ दे देते। वो ये बातें कहते हुए रो रही थी। मेरी सास ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि चिराग तुम्हारा पिता भी है और भाई भी, सब कुछ उसी का है। मैं दरवाजे पर खड़ी हुई सब सुनती रही। चिराग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बंद कर ली थी। शादी के दिन गाड़ियां आई, बारात पहुंची, लोग तारीफ करते रहे। सबने मेरे पति से कहा कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उन्होंने गाड़ियों की कीमत कहाँ से दी। बारात वापस चली गई, मेहमान वापस चले गए और चिराग खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने उनके पैर देखे, जगह जगह पर जख्म थे। मैं झुकी और कहा, अब मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। उन्होंने आंखें खोली और कहने लगे कि अब तो सब खत्म हो गया, शादियां हो गई, माँ और बहनें खुश हैं, बहनें अपने घरों में हैं, अब शायद मैं खुद को भी संभाल सकूंगा। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे, वो आंसू जो शायद बरसों से दबे हुए थे, जो किसी के लिए नहीं बहे थे, जो सिर्फ खुद के लिए बह रहे थे। चिराग की वापसी को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। पहले सिर्फ उनके शरीर पर दाने निकले थे, फिर उनमें पानी भरने लगा था। ऐसा लगा जैसे कुछ दिन बाद वो दाने फटने लगे और उनमें से पीप बहना शुरू हो गया। मैंने कई बार कहा कि चलो आपको किसी डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, ये कोई मामूली जख्म नहीं लग रहे। वो हर बार यही जवाब देते थे कि बस शरीर थक गया है, कुछ आराम आ जाएगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैं रोज उनके जख्मों पर मरहम लगाया करती थी, ध्यान से साफ करती थी, पट्टी बांधती थी, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती गई। कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी जख्मों की संख्या बढ़ती चली गई। एक दिन मेरी सास कमरे में आई। चिराग ने कमर मोड़कर पीठ दिखाई तो उनके चेहरे पर हैरानी आ गई थी। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है तुम्हें, इतने जख्म और ये पीप? चिराग ने नजर झुका ली। उन्होंने कहा कि माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, दर्द भी बहुत होता है, लेकिन अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पाया। मेरी सास का बर्ताव बदल गया था। उन्होंने कहा कि ये बीमारी तो बहुत ही खतरनाक लगती है, नहीं तुम ठीक भी हो या नहीं? मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने फौरन हाथ छटक कर कहा कि हाँ हाँ जाओ, लेकिन इससे पहले साफ बता देती हूँ, ये बीमारी घर में किसी और को ना लगे, मुझे और मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो? मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने पाप नहीं किए जितने मेरे बेटे पर दिखाई दे रहे हैं। चिराग ने सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने कहा, माँ जी ये कोई बात नहीं है, बस एक बीमारी है, वक्त पर इलाज हो जाएगा तो चिराग ठीक हो जाएंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि वक्त, कौन सा वक्त बाकी है, तुम दोनों तो अब इस घर के लिए बोझ बन गए हो, और हाँ, जो पैसे आते थे वो अब आना बंद हो गए हैं ना। मैं अभी कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी एक नंद कमरे में आ गई और कहने लगी कि माँ, मेरी एक दोस्त ने बताया था कि भैया को एक तरह की बीमारी हो गई है जो फैलती भी है। वो कह रही थी कि ऐसी बीमारी को तो देखने से भी डर लगता है। मेरी सास ने तेजी से कहा कि बस यही बाकी था। चिराग, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, लेकिन अब ये सब देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम और तुम्हारी पत्नी अब इस घर में नहीं रह सकते। जब तक तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं हो जाती, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। चिराग ने पहली बार सर उठाया। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा, जहाँ मर्जी हो, लेकिन यहाँ नहीं रहोगे। ये घर मेरे नाती नाता के लिए सलामत रहना चाहिए। तुम जैसे बीमार को साथ रखना पाप है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम यहाँ से चलेंगे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसी रात बिना किसी सामान के हम घर से निकल आए थे। चिराग मुश्किल से चल रहे थे। मैंने उनका बाजू पकड़ लिया। हम दोनों पैदल चलकर गांव से कुछ दूरी पर आ गए थे, एक सुनसान जगह पर, पुरानी झोपड़ी जहां झाड़ियां भी थीं। मैंने पुराने कपड़ों और प्लास्टिक की शीट से एक सायादार जगह बनाई थी। ये हमारा ठिकाना था। बारिश का मौसम करीब था, झोपड़ी बार बार टपकती थी। मैं सारी रात रात में छोटा सा कपड़ा लेकर पानी साफ करती रहती थी और सुबह जाकर अपने पति की पट्टियां बदलती थी। करीब की हवेली में काम मांगा तो सफाई के लिए 2 घंटे काम करने वहां चली जाती थी। वापसी पर खाना बनाती थी और अपने पति की दवाई खुद जंगली जड़ी बूटियों से तैयार करती थी।
ना किसी ने मदद की थी, ना किसी से पूछा था। एक दिन काम से लौटी तो देखा मेरे पति के जख्मों से खून बह रहा था। मैंने पट्टी खोली, जख्म गहरा हो चुका था। चिराग ने आंखें खोली और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। मैंने अपनी आंखों के आंसू रोक कर कहा कि तुम मेरे पति हो, बोझ नहीं हो। कल मैं करीब के शहर जाऊंगी, दवा लेकर आऊंगी। तुम सिर्फ हिम्मत मत हारो। वो हल्के से मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने कहा कि माँ ठीक कहती थी कि ये बीमारी बहुत बुरी है। मैंने सर झटक दिया और कहा कि बीमारी तुम्हारी कुर्बानी का नतीजा है, कोई पाप नहीं है। तुमने जो किया उसका बदला ऊपर वाला तुम्हें देगा। चिराग ने धीरे से कहा कि बदला नहीं, बस तुम्हारा ये साथ ही काफी है। अगली सुबह जब सूरज निकला, मैंने अपने पति के लिए एक बार फिर साफ पानी ढूंढा, जख्म धोए, पट्टी बदली और फिर काम के लिए निकल गई थी। अभी जिंदगी हर दिन एक परीक्षा थी। मैं हर रोज ये साबित कर रही थी कि मेरा पति अकेला नहीं है। जब सब छोड़ जाते हैं तभी असली साथी नजर आता है। झोपड़ी बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दिन की धूप में झोंपड़ी तंदूर बन जाती थी और रात की हवा जख्मों को जला देती थी। मेरे पति का शरीर वैसे ही तकलीफ में था, अब इस गर्मी, नरमी और खुले मौसम में और भी असर डालना शुरू कर दिया था। मैं सुबह अंधेरे में उठती थी, हवेली में जाकर सफाई करती थी और वापस आकर अपने पति के जख्म धोया करती थी, पट्टियां बदलती थी। कभी कभी तो शरीर थककर जवाब देने लग जाता था, लेकिन मैं खुद को कभी बैठने की इजाजत नहीं देती थी। एक बार हवेली की मालकिन ने पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि जिंदा है, बस इतना ही काफी है। वापसी पर जब झोपड़ी नजर आती तो दिल को एक धक्का सा लग जाता था कि ना जाने आज मेरे पति का क्या हाल होगा। एक दिन लौटी तो देखा कि मेरा पति चुपचाप लेटा हुआ है। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरा पीला था। मैं घबरा कर आगे बढ़ी, क्या हुआ है? उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा कि आज सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने जल्दी से झोपड़ी के बाहर से मटका लिया, फिर कपड़ा भिगोकर उनके माथे पर रखा। मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज शहर जाकर तुम्हारे लिए दवाई जरूर लाऊंगी। कुछ भी हो, तुम्हें ठीक होना है चिराग। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा, कहने लगे कि कब तक तुम ये सब अकेले ही करती रहोगी नैना? मैंने कहा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, और उसके बाद भी जब तक जिंदगी है। उस दिन मैं बाजार गई, कुछ पुराने वेदों से बात की। एक जगह जड़ी बूटियों की पुड़िया मिली जिन्होंने घोलकर पीने को कहा था। वापसी पर मैंने देखा कि मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सांस तेज हो चुकी है, आंखें बुझी हुई हैं और होठ सूख गए हैं। मैंने पुड़िया घोलकर उन्हें पिला दी। उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से पिया था। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो चिराग की सांसें बोझल हो चुकी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि बैठो, कुछ कहना है। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई थी। वो कहने लगे कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। तुम्हारी जिंदगी में शायद खुशियां मेरे साथ नहीं आ सकेंगी, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। मैंने सब कुछ अपनी बहनों पर वार दिया। तुम्हें सिर्फ इंतजार और खामोशी मिली। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिली, वही सबसे कीमती चीज थी। चिराग ने गहरी सांस ली, कहने लगे, कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा होता, अगर मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, तो शायद मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता जो तुमने कभी मांगा भी नहीं। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा और कहा कि बस खामोश रहो, अभी तुम्हें ठीक होना है। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि शायद अब वो वक्त नहीं रहा, लेकिन तुम देखना, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा। मैंने कहा, कैसा फल? वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ धीरे से मेरी गोद में सर रखकर लेट गए। मैं उनके बालों में हाथ फेर रही थी। दिल जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। कुछ लम्हे बाद ही उनकी सांसें धीमी हो गईं और आंखें बंद हो गईं और शरीर जैसे शांत हो गया था। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती। झोपड़ी के अंदर एक खामोशी सी छा गई थी, जैसे हवा भी थम गई हो। मैंने चिराग का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था, जैसे वक्त को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वक्त कभी नहीं रुकता। शाम तक मैं खामोश बैठी रही थी। बाहर सूरज डूब चुका था, पर झोपड़ी में अभी भी रोशनी बाकी थी। चिराग चला गया था, लेकिन वो मेरी हिम्मत छोड़कर नहीं गया था। उसके शब्द, उसके सपने, उसकी थकी हुई मुस्कुराहट, सब मेरे पास थे। अगली सुबह मैं उठी, आसपास के कुछ लोगों को जमा किया और अपने पति का क्रियाक्रम कर दिया। मेरा पति मर चुका था, जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए कुर्बान कर गया था। मैंने वापस झोपड़ी के अंदर आकर बैठते ही एक छोटा सा पत्थर लिया और उस पर अपने पति का नाम लिखा और उसे झोपड़ी के एक कोने में रख दिया। चिराग के जाने के बाद जिंदगी एक और रुख पर मुड़ गई थी। मैंने झोपड़ी को साफ रखा, उसके नाम के पत्थर को हर सुबह धोकर एक तरफ रख देती थी और दिन के समय में हवेली में काम करती थी।
हवेली वाले मुझे राशन दिया करते थे, लेकिन वो भी कुछ हफ्तों तक दिया था। उसके बाद सब खत्म हो गया था। वक्त जैसे खामोश हो चुका था। दिन और रात में कोई फर्क नहीं रह गया था। मेरे पति की मौत को 2 महीने गुजर चुके थे। एक रात बड़ी अजीब सी खामोशी गुजरी थी। चिराग की आवाज जैसे कानों में गूंज रही थी कि ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा। ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में आते रहे और मैं खामोशी से झोपड़ी की छत को देखती रहती। वो छत जो बादल के आने पर टपकने लगती थी, अब भीगने को तैयार खड़ी थी। अगले दिन मैंने प्रार्थना की थी। अब मैं रंगीन कपड़े नहीं बल्कि सफेद साड़ी पहनकर बाहर निकलती थी। मैं एक दिन करीब के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया था। हवेली से काम भी बंद कर दिया गया था। शायद उन्होंने किसी और नौकरानी को रख लिया था, या शायद उन्होंने मेरी मजबूरी को भी नहीं समझा था। शाम को वापस मैं झोंपड़ी पहुंची तो हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई थी। मेरे शरीर में कमजोरी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। मैं चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रही थी कि अचानक दूर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। सड़क पर उतरी, कुछ देर रुकी, फिर धीरे धीरे झोपड़ी के सामने आकर रुक गई। मैंने ठिठक कर देखा। दरवाजा खुला तो एक जवान लड़का खड़ा हुआ था और उसके साथ एक वकील भी गाड़ी से बाहर निकला था। मैं खामोश खड़ी रही। जवान लड़का मेरे करीब आया। उसने मुझे नमस्ते किया, कहने लगा कि आप नैना जी हैं ना। मैंने धीरे से सर हिला दिया और कहा कि जी कहिए। उसने एक फाइल निकाली। वकील ने वो फाइल खोली और पढ़ने लगा। नैना जी, सिटी एरिया में जो बंगला नंबर A27 है वो आपके नाम पर है। उससे जुड़ा हुआ जो कारोबार है और उसका मंथली प्रॉफिट सब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कृपया करके आप जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। ये सुनकर तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। मेरे नाम इतना सब कुछ किसका है? मैंने चौंक कर कहा। उस जवान लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि ये सब कुछ मेरे पिता की वजह से है। मैं कुछ नहीं समझी थी। खामोशी से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा कि मेरे पिता मजदूर थे, बीमार रहते थे। कुछ दिन मजदूरी करते थे, कुछ दिन नहीं करते थे। चिराग जी ने उसी समय मेरे पिता से वादा किया था कि वो मेरी शिक्षा के सारे खर्चे खुद उठाएंगे। उनके कहने पर ही मैंने पढ़ना जारी रखा था। आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके पति की वजह से हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आंसुओं को पोंछा और कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे? उसने कहा कि मेरे पिता ने हमेशा उनका जिक्र किया, लेकिन कभी कोई पता, कोई फोटो नहीं मिली। मैंने कई साल तक चिराग जी को तलाश किया। एक दिन मुझे खबर मिली कि उनकी मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी यहाँ झोपड़ी में रहती है। वो थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से कहने लगा कि मैंने उनके नाम पर वो बंगला खरीदा और रजिस्टर करवा दिया है, लेकिन ये सब उन्हीं का है और अब आपका भी है। मैंने जमीन की तरफ देखा। झोपड़ी के एक कोने में वही चिराग का पत्थर रखा हुआ था जिस पर मैंने उनका नाम लिखा था। उस जवान लड़के ने आगे बढ़कर कहा कि आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। मेरी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पिता भी कुछ सालों पहले चले गए थे, लेकिन चिराग जी हमेशा मेरे लिए पिता जैसे थे। अब आप ही मेरी माँ हो। उसकी बात सुनकर जैसे मेरी जुबान से कुछ नहीं निकल सका, बस दिल में खामोश शुक्रिया था। चिराग की वो बात जो उन्होंने मरते समय कही थी, आज सच हो गई थी। फल जो मुझे मिल गया था इस दुनिया में। जवान लड़के अर्पित ने कहा कि अब आप यहाँ नहीं रहोगी, गाड़ी तैयार है, हम आपको नए घर ले जाएंगे। मैंने झोपड़ी के अंदर जाकर अपने पति के नाम के पत्थर को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लिया, कुछ पुराने कपड़े उठाए और बाहर आ गई थी। अर्पित ने झोपड़ी को देखा और फिर धीरे से कहा कि आप यहाँ रहती थी? मैंने कहा कि हाँ, यही मेरे पति का आखिरी समय गुजरा है। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया था। गाड़ी रवाना हुई। मैंने पहली बार गाड़ी में बैठकर सुकून महसूस किया था। दरवाजे के बाहर से वही झोपड़ी धुंधली सी नजर आ रही थी। अर्पित मुझे एक सफेद रंग के बड़े से घर में ले गया था। बड़े गेट से मैं अंदर दाखिल हुई तो सब कुछ नया नया सा लग रहा था। आंगन में ताजा पेड़ की खुशबू आ रही थी। दरवाजे पर सुनहरे बोर्ड पर चिराग का नाम लिखा हुआ था। मेरे कदम एक लम्हे को रुक गए थे। दिल जैसे किसी लम्हे में वापस जा चुका था। चिराग के साथ बीता हुआ वो समय, वो झोपड़ी, वो खामोशी, वो जख्म, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। अर्पित ने दरवाजा खोला और कहा कि अंदर आ जाइए, ये अब आपका घर है। मैं धीरे धीरे अंदर आ गई थी। कमरों में साफ सुथरा फर्नीचर था, सफेद पर्दे और जमीन पर बिछे हुए कालीन देखकर मेरी आंखें घूम गई थी। ये सब मेरे लिए नहीं था, ये मेरे पति के लिए था। जो कुछ उन्होंने दूसरों के लिए किया था, आज वही पुण्य बनकर मेरे हाथ में दिया गया था। अर्पित ने कहा कि आपका कमरा है, आपको यहाँ जो चाहिए हो बता देना, मैं रोज सुबह आकर आपसे मुलाकात कर लिया करूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा,
उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब सिर्फ वही हूँ जो आपके लिए होना चाहिए था। आपने मुझे बेटा कहा है, तो अब मैं आपका बेटा ही हूँ। कमरे में आकर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो दिल में एक अजीब-सा सुकून उतर आया था और अपने पति के नाम वाला पत्थर निकाला, अलमारी के ऊपर एक ऊँची जगह पर रख दिया। चिराग को अब एक ठिकाना मिल गया था और मुझे भी। दिन गुज़रते गए, कुछ हफ्ते, कुछ महीने। अर्पित मेरे पास आता था, कारोबार की रिपोर्ट देता था। पिछले महीने का प्रॉफ़िट पिछले से बेहतर हो रहा है। अब हम एक और ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ उसकी बात सुनकर सर हिला दिया करती थी। मेरे लिए वो कागजी गिनतियां कोई अहमियत नहीं रखती थीं कि चिराग का नाम अब भी जीत गया था। एक दिन अर्पित ने कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ हम कुछ ऐसा करें जिससे चिराग जी की याद हमेशा कायम रहे। मैंने उसकी बात पर गौर किया और फिर कुछ लम्हों बाद हाँ कह दिया कि हाँ, हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो दूसरों के दर्द का इलाज करे, जो उन लोगों को हो जिन्हें बीमारियों की हालत में ठुकरा दिया जाता है। अर्पित ने धीरे से जवाब दिया, जैसे चिराग जी को ठुकराया गया था। मैंने सर हिला दिया और कहा कि हाँ, वो उनकी बीमारी थी, लेकिन लोग उसे पाप कहकर उनसे दूर हो रहे थे। अगर एक जगह ऐसी हो जहाँ कोई किसी को ना धुतकारे, तो वो चिराग का असली इनाम होगा। अर्पित ने झट से कहा, तो फिर अस्पताल? मैंने कहा कि हाँ, एक अस्पताल चिराग के नाम पर, जहाँ बड़ी बड़ी एलर्जी जैसी बीमारियों का इलाज होना चाहिए और मरीज को इंसान समझा जाए। अर्पित ने मेरे सामने फाइल रखी और कहा, कल ही हम जमीन देखने चलेंगे। आप प्रार्थना करो, हम ये काम जल्द ही शुरू कर सकेंगे। अगले दिन हम एक बड़े से खाली प्लॉट पर गए। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जमीन सुनसान थी, लेकिन मेरे दिल में शोर मच रहा था। मैंने कहा, यही होगा चिराग, यही बसेगी, उसके नाम की पहचान यहीं से उठेगी। अर्पित ने मौके पर ही इंजीनियर को फोन किया, ये जमीन सलामत कर लीजिए, कल तक कागजी कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। वापसी पर मैं बहुत खामोश थी। अर्पित ने पूछा कि कुछ परेशान हो आप? मैंने कहा कि नहीं, बस सोच रही हूँ कि चिराग कभी ये सब नहीं मांगते थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने दिया वो कभी नजर नहीं आया। अब वक्त है कि उनका नाम इन दीवारों पर लिखा जाए जो कभी गिरा नहीं करेंगी। अस्पताल के नक्शे, नाम, इंस्ट्रक्शन सब तय होता गया। मैं सिर्फ एक शर्त पर खामोश थी, हर मरीज के लिए दरवाजे खुले होंगे और हर कमरे के बाहर लिखा होगा कि यह हमदर्दी का घर है, एहसान का नहीं। अर्पित हर काम में मेरी बात मानता था। एक दिन उसने कहा कि माँ, आपके लिए भी कुछ सोचा है, एक एनजीओ फाउंडेशन जो उन औरतों के लिए हो जिन्हें पति छोड़ गए हों या जिन्हें ससुराल से निकाला गया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि ऐसी औरतों के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें अगर कमजोर हो जाती हैं तो परिवार बिखर जाता है। अस्पताल बनना शुरू हो गया था मेरे पति के नाम से। मैं रोज जाकर वहां बैठ जाती थी, ईंटों को लगता हुआ देखती थी और दीवारों को उठते देखती थी, जैसे चिराग की कुर्बानियां इन ईंटों में कैद हो रही हों। अब मेरा वक्त झोपड़ी से निकलकर सुकून में बदल गया था, वो सुकून जिन पर वो नाम दर्ज हो रहा था जो कभी सुना नहीं था, मगर अब कभी भूला नहीं जा सकेगा। अस्पताल की बिल्डिंग पूरी हो चुकी थी, दीवारों पर सफेदी हो चुकी थी, दरवाजे लग चुके थे और गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था जिस पर मेरे पति का नाम था, चिराग मेमोरियल हॉस्पिटल। ओपनिंग का फंक्शन सिंपल रखा गया था। अर्पित ने बताया कि हमने पहले दिन ही ओटीपी मुफ्त रखी है ताकि आसपास के गांव वाले भी आएं। मैं सुबह सुबह अस्पताल जाती थी, अलग अलग लोगों को देखती थी, मरीजों से बात करती थी और शाम को वापस आकर चिराग के कमरे में बैठ जाती थी जहां उनके नाम का बोर्ड लगाया गया था। वो कमरा मेरा सुकून था। यहाँ मैं खामोशी से प्रार्थना करती थी और मैं कभी कभी बस बैठकर सब कुछ सोचती थी जो पीछे रह गया था। एक दिन अर्पित ने आकर बताया कि आज एक नई मरीज आई है, उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, शरीर पर पुराने जख्म है, कुछ दागों जैसे निशान भी है। मैंने स्टाफ से उसकी फाइल मंगवाई थी। नाम देखा तो शांति देवी लिखा हुआ था। उम्र और एड्रेस देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल जैसे दंग रह गया था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। शांति देवी मेरी सास का नाम था। मैंने नर्स से पूछा, क्या वो अकेली आई हैं? नर्स ने बताया कि दो औरतें साथ आई हैं, शायद उनकी बेटियां लगती हैं। मैंने हाथ से इशारा किया और कहा, उन्हें अस्पताल के वार्ड में रखो और जब वो होश में आ जाएं तो मुझे बता देना। कई घंटे गुजर गए थे। शाम के करीब मुझे खबर मिली कि पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार पानी मांग रही हैं। मैं चुपचाप कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजे पर पहुंची, कुछ लम्हे खड़ी रही, दरवाजा खोला तो शांति देवी बिस्तर पर बेहोशी की हालत में थी। उनकी दोनों बेटियां एक तरफ बैठी हुई थी, खामोश और कमजोर और हैरान हालत में। मेरी नजरें जैसे कमरे के अंदर नहीं, एक पुराने वक्त की गली में झांक रही हूँ। शांति देवी ने मुझे देखा, आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, नैना। मैंने सर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं नैना ही हूँ।
और ये अस्पताल चिराग के नाम पर है। कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरे सास के चेहरे पर वही तकलीफ थी जो कभी मेरे पति के चेहरे पर हुआ करती थी। उनके हाथों पर जख्म, पैरों पर निशान और आवाज में दर्द था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम यहाँ। मैंने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ जहाँ से मुझे निकाला गया था। वहीं से ऊपर वाले ने मुझे उठाया। एक नंद रोने लगी थी और कहने लगी कि भाभी, हमें माफ कर दो। भाभी, हम बहुत गलत थे। भैया के बाद सब कुछ बिखर गया। मेरा पति माँ का घर अपने नाम करवाकर हमें छोड़ गया और माँ की बीमारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उसे चुप रहने के लिए कहा और कहा कि अब इन सब बातों का समय नहीं है, इलाज का समय है। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये बीमारी मेरी गलतियों की सजा है। मैंने कभी अपने बेटे को कहा था कि उसे उसे कर्मों की सजा उसकी बीमारी ने दी है और आज मैं खुद ही इस हाल तक पहुंच गई हूँ। मैंने उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, ये कोई पाप नहीं है, वक्त का फैसला है। हर चीज का हिसाब होता है और ऊपर वाला अपना बदला जरूर लेता है। वो गिलास लेकर पीने लगी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। नंद नीचे नजर किए बैठी थी। मैं दरवाजे तक आई और फिर पलट गई थी। मैंने कहा, यह अस्पताल मेरे पति का है। वो इंसान जो तुम्हें बोझ लगने लगा था, जिसे तुमने घर से निकाला, वही आज तुम्हें छत दे रहा है। मेरी सास ने सर झुका लिया था। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ बहू, लेकिन मेरे पास अब माफी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं दरवाजे के बाहर आ गई थी। अर्पित मेरा इंतजार कर रहा था। कहने लगा कि माँ, ये वही थी ना? मैंने कहा कि हाँ बेटा, ये वही थी। वक्त ने उनको अब वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम कभी छोड़ गए थे। अर्पित ने पूछा, आप उन्हें रखना चाहेंगी यहाँ अस्पताल में? मैंने धीरे से कहा कि हाँ बेटा, यहाँ कोई किसी को नहीं निकालता। ये जगह इंसानों के लिए है, बदले के लिए नहीं। हम दोनों खामोशी से अस्पताल के दरवाजे तक आए। सूरज डूब चुका था। चिराग के नाम के सुनहरे बोर्ड पर धूप की किरण पड़ रही थी। मैंने सर उठाकर उसे देखा। ये वही रोशनी है जो अब कभी नहीं बुझेगी। अस्पताल में उन दिनों मरीजों की भीड़ कुछ कम हो गई थी। स्टाफ को भी थोड़ी फुर्सत मिलने लगी थी। मैं सुबह जल्दी जाकर चिराग के कमरे में बैठ जाती थी, फाइल्स देखती थी, डॉक्टरों से रिपोर्ट्स लेती थी और फिर दिन के किसी वक्त वार्ड में चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी सास का इलाज जारी था। जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, मगर उनके अंदर एक और जख्म खुल गया था जो वक्त के साथ सिर्फ शर्मिंदगी से टपक रहा था। अर्पित ने एक दिन आकर कहा कि आज शांति जी बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, शायद कुछ कहना चाहती हैं। मैं दोपहर में उनके कमरे में गई। नंदे हमेशा की तरह खामोश बैठी हुई थी। मेरी सास मुझे देखते ही उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने जल्दी से हाथ से रोक दिया और कहा कि आप आराम से लेटी रहो। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है बहू। मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। हर वो बात कही जो एक औरत के दिल को तोड़ देती है। चिराग को उसके आखिरी दिनों में घर से निकाल दिया। तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी, दुख दिया। मुझे आज मेरे शरीर में वो दुख महसूस हो रहा है। हर तकलीफ, हर जख्म, हर दुख मुझे मेरी जुबान का जवाब दे रही है। मैंने एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो कभी हर शब्द में छुपा रहता था। उन्होंने रोते हुए कहा कि नैना, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं शायद इस एहसास के बोझ में मर जाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें पड़ रही थी, जैसे समय भी अपनी गलतियों की माफी मांग रहा हो। उन्होंने कहा कि तुमने जो सब्र किया है। मैंने थोड़ी देर रुककर कहा, अगर मैं आपको माफ नहीं करती तो जो सब्र मैंने अपने पति के साथ किया वो सब बर्बाद हो जाता। मेरे लिए माफ करना फर्ज था, ताकि जो मैंने खो दिया वो बेकार न जाए। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे थे। दोनों नंदी भी रोने लगी थी। मैं खामोशी से उठी और बाहर आ गई थी। अर्पित ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा, वही कहा जो एक माँ बरसों बाद कह पाती है। वो दिन गुजर गए थे। मेरी सास का इलाज पूरा हो गया था, लेकिन जाने के काबिल नहीं रही थी। उनके लिए अस्पताल में एक परमानेंट कमरा उनको दे दिया गया था, जहां वो आराम से रहने लगी। नंदे भी कभी कभी उनसे मिलने के लिए आती थी, उनके साथ रहती थी। कमरे के कोने में सिलाई करती दिखाई देती थी और बाकी वक्त बस खामोशी में गुम रहती थी। अर्पित ने एक दिन कहा कि माँ, आप चाहे तो कुछ वक्त के लिए बाहर चली जाइए, आराम के लिए। अब सब कुछ संभाला जा सकता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आराम की तलाश में उम्र गुजर रही है। अब ये सुकून है जो मेरे पास है, यही मेरे लिए काफी है। कुछ दिन के बाद एक पुराने जानने वाले ने कहा कि तुम जैसी औरत को अकेले नहीं रहना चाहिए, दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी बहुत है, जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। मैंने बहुत नरमी से कहा कि मेरी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं बल्कि पूरी हो चुकी है।
एक औरत जब अपनी मोहब्बत को आखिरी सांस में पुकारती है, तो वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। चिराग के बाद मेरे लिए किसी और के नाम की गुंजाइश ही नहीं बची थी। शाम को चिराग के कमरे में आकर मैंने उनके नाम के पत्थर को साफ किया और काफी देर तक खामोश बैठी रही। दीवारों पर मेरे पति के बनवाए गए मरीजों के राशन कार्ड लगने लगे थे, जो उन्होंने ओमान से भेजकर बनवाए थे और मैंने संभाल कर रख लिए थे। वो सब कुछ जो उन्होंने कभी किसी के लिए किया था, वो अब मेरी नज़र के सामने था। वक्त चलता रहा, अस्पताल का दूसरा ब्लॉक भी तैयार हो गया था। एक दिन अर्पित ने आकर कहा कि हम चाहते हैं कि अस्पताल के ऑडिटोरियम का नाम आपके नाम पर रखा जाए। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो मेरे पति का है और उनका ही रहेगा। मैं तो सिर्फ उनके नाम को संभालने वाली एक साया हूँ। अर्पित ने सर झुका लिया और कहने लगा कि ठीक है, जैसा आप चाहती हैं। उस दिन सूरज तेज था। मैं बाहर कुर्सी बिछाकर बैठी हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि चिराग, तुमने जो सपना छोड़ा था, मैंने उसे पूरा कर दिया। अब तुम आराम से सो सकते हो। और मैं अब सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ था जो कभी सिर्फ तुम्हारे शब्दों में होता था। मोहब्बत, वफा और सब्र की जीत। सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र कभी बर्बाद नहीं जाते। जो दिलों को जोड़ता है, वक्त एक दिन उसके हक में फैसला जरूर कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।